भाषा हमारी परंपराओं की प्राणवायु है, हमारे वेदों की अनादि गूंज, हमारे संस्कारों की धधकती चेतना है और हमारी संस्कृति का अमर उद्घोष। लेकिन फिर भी ये भाषा आज अपने ही आंगन में अपमानित और उपेक्षित है, क्योंकि हमने अंग्रेजी को प्रतिष्ठा और शान का ताज पहनाया है और हिंदी को रस्मी मंचों और खोखले भाषणों तक ही कैद कर दिया है। प्रश्न ये नहीं है कि हिंदी कितनी विराट और समृद्ध है, प्रश्न ये है कि क्या हम उसके सच्चे संरक्षक हैं या उसकी उपेक्षा के अपराधी। ये समय है हिंदी को उसके असली पहचान लौटाने का, लेकिन ये सब कैसे संभव हो पाएगा? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष मनोज पांडे जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रम में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा जो कि हमारी परंपराओं की प्राणवायु है, हमारे वेद पुराण उपनिषद हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो भाषा है, जिसका एक बहुत ही वैभवशाली इतिहास भी रहा है, वो भाषा वर्तमान समय में सिर्फ मंच पर भाषणों की भाषा मात्र बनकर रह गई है। तो क्या हिंदी भाषा के साथ इस तरह का द्वयम व्यवहार आपको नहीं लगता हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं के साथ विश्वासघात है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि हिंदी भाषणों की भाषा या मंच की भाषा मात्र बनती जा रही है। हाँ, जन संवाद की भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। यह जरूर आप कह सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान की भाषा हिंदी उस रूप में नहीं बन पाई है अपने यहाँ जैसे कि बनने की अपेक्षा थी, क्योंकि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि उसकी अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान या यूँ कहें कि उसकी सारी कार्य प्रणाली चलनी चाहिए। अपने देश का यह दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा में जिस प्रकार से ये चीज़ें होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हो सकी हैं। और हिंदी जिसे आप मंच कह रही हैं, मैं मंच नहीं, मैं कहूँगा कि समाज की भाषा, समाज में सहज संप्रेषण की भाषा के रूप में हिंदी निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से निरंतर स्थापित होती चली जा रही है। आज आप देखिए तमाम क्षेत्रों में, और राष्ट्र के स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि आज विश्व भाषा बनने की तैयारी अगर हिंदी कर रही है तो इसी के नाते कि वो हिंदी हर स्थान पर, हर मंच पर, मंच से यहाँ मेरा आशय यह है कि हर प्लेटफॉर्म पर आज हिंदी की उपयोगिता महसूस की जा रही है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। संपर्क के लिए, संवाद के लिए हिंदी से बेहतर, कम से कम इस देश में हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान भाषा दूसरी कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बट मनोज जी, एक तरफ जहां आप हिंदी को एक बेहद सामर्थ्यवान भाषा के रूप में स्वीकारते हैं, वहीं एक सवाल ये भी है कि जब हमारे जो नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, भगत सिंह जी हों, या फिर बाकी के जो तमाम हमारे बड़े स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो तमाम जो नेता रहे, उनकी जो भाषा थी वो शुद्ध हिंदी भाषा थी। लेकिन आज खुद को इंग्लिश में बोलकर खुद को गौरवान्वित करना, क्या ये आज के नागरिकों को शोभा देता है? देखिए, सवाल ये है कि जिस भाषा में आप बर्ताव करते हैं, जो भाषा आम जन की बन जाती है या कि बना दी जाती है जी, यह मैंने पहले ही आपसे कहा कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी को हमारे यहाँ इस रूप में लागू किया गया कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था, राष्ट्रभाषा या राजभाषा के तौर पे उसे कहा गया, वो स्थान नहीं मिल पाया। इस नाते कारण क्या मानते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं वो स्थान मिल पाया? स्थान नहीं मिल पाया, उसके निश्चित रूप से राजनीतिक कारण है जी, और कोई कारण नहीं है जी। क्योंकि किसी भी रूप भाषा को या किसी भी चीज को देश में लागू करने का दायित्व शासन का होता है जी। शासन के स्तर पर यदि किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई ढिलाई होती है तो उसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरे देश को, राष्ट्र को भुगतना पड़ता है जी। इसके अलावा हिंदी की कोई तैयारी में कमी रही हो या हिंदी इस स्थान के लिए उपयुक्त नहीं हो, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि इस देश में हम सभी जानते हैं, आपने जिनका नाम लिया जी, तमाम बड़े बड़े लोग हिंदी में संवाद करते रहे हैं और हिंदी के नाते ही, और इन्हीं को क्यों, मैं आपको दो चार नाम और अगर इस श्रृंखला में हम लोग गिने तो हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले, एक आध दशक पहले, अपने एक प्रधानमंत्री हुए थे देवेगौड़ा जी, जी। अपने
संप्रग की जिसको कहें कि चेयरपर्सन हुई थी सोनिया गांधी जी, इन सबको हिंदी में संवाद के लिए अपने आप को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ा, हिंदी सीखना पड़ा। तो इसका तात्पर्य यह है, इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदी अपने आप में एक सक्षम भाषा रही है और है। तमाम राष्ट्र नायकों ने इस चीज को महसूस किया है, समाज तो महसूस करता ही रहा है, लेकिन उस रूप में लागू नहीं किया गया। कुछ हमारी शासकीय मजबूरियां रही हैं, शासन के स्तर पर कुछ कहना चाहिए कि कमियां रही हैं, या वह एक जिसको कहें कि शासन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है जी। उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जिस तरीके से, चूंकि आज हम लोग हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पे यह बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूं कि हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था इतने वर्षों में, आजादी के बाद कम से कम, वह स्थान राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते, प्रबल इच्छा शक्ति न होने के चलते वह स्थान नहीं मिल पाया है। मनोज, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, चूंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव आप इसका एक बहुत मजबूत कारण मान रहे हैं जी। कि जिन शहीदों ने भारत माँ की जय घोष का नारा लगाते हुए प्राण दिया था, तो भारत माँ की जय घोष का नारा अपने आप में हिंदी में था, उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो कम से कम उनकी जो शहादत हुई, उनको जो श्रद्धांजलि देनी है, कम से कम उन सभी को याद करते हुए हिंदी को एक जो कहते हैं महत्वपूर्ण एक स्थान मिलना चाहिए। जी, निश्चित रूप से हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए जी। और हमारे जितने भी राष्ट्र नायक रहे हैं, सबने हिंदी की तरफदारी की, सबने हिंदी के प्रति, और बल्कि सिर्फ शहीदों ही नहीं बल्कि हमें उन्हें भी याद करना चाहिए जितने भी हमारे राष्ट्र के ऐसे उन्नायक, राष्ट्र के ऐसे नायक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आते हों, चाहे सादार चरण मित्र जी हों, चाहे लोकमान्य तिलक हों, जितने भी लोग कहना चाहिए कि जो अहिंदी क्षेत्रों से आते थे, उन लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि नहीं, हिंदी के माध्यम से ही इस समाज को, इस राष्ट्र को एक किया जा सकता है। स्वयं महात्मा गांधी जी जब कहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा कहने के पीछे गांधी जी से बड़ा शहीद तो कोई है ही नहीं है जी। ठीक है, तो गांधी जी की तो जितनी हिंदी को लेकर के, भाषा को लेकर के, और केवल हिंदी को लेकर के नहीं बल्कि पूरे भाषाई समाज को जोड़ने को लेकर के गांधी की जो अपनी परिकल्पना है, गांधी की अपनी जो योजना है, जो पुस्तकों के रूप में आज भी उपलब्ध है, उसमें स्पष्ट दिखता है कि गांधी जी स्वयं ये चाहते थे कि इस देश को अगर एक करना है, एक बनाए रखना है हमें, तो हिंदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ राजनीतिक कारण आप देख पा रहे हैं हिंदी को जो द्वितीय दर्जा मिला है, हिंदी पिछड़ गई है। क्यों आज हिंदी बोलने वालों को हमारे देश में कम तरंग आंका जाता है, और इंग्लिश जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश भाषा जो लोग बोलते हैं, उन्हें बड़ा एक एलीट क्लास ट्रीटमेंट मिलता है? उसके लिए और क्या कारण आप देखते हैं महत्वपूर्ण? देखिए, समाज में, किसी भी समाज में जी, भाषा का स्थान उसके रोजगार से तय होता है जी। और खासकर ऐसे समाज में जो कि भौतिकवादी समाज हो, वहां तो निश्चित रूप से आपकी अपनी पद, प्रतिष्ठा, गरिमा, सब कुछ अर्थ केंद्रित है। तो अर्थ केंद्रित समाज जो भी होगा, उस समाज में जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वह समाज जिस भाषा को अपनाता है, जिस भाषा के माध्यम से वह समाज व्यवहार करता है, या जिस भाषा की प्रतिष्ठा उसके माध्यम से होती है, वही रोल मॉडल के रूप में पूरे समाज का विषय बनता है। तो आप भी क्या भाषा का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर करेंगे, या फिर इसे राष्ट्र गौरव की भाषा के तौर पर आप देखेंगे? नहीं, देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि राष्ट्र गौरव का विषय है भाषा, लेकिन यह सच्चाई है कि भाषा को जब तक हम रोजगार से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम कितना भी भावनात्मक रूप से अपनी भाषा के प्रति, अपने चीजों के प्रति गौरवबोध दर्शाते रहें, लेकिन जब तक उसे अपने रोजमर्रा के जीवन से, अपनी तमाम दैनंदिन की जरूरतों से हम नहीं जोड़ते हैं, तब तक भाषा का भी सरोकार पूरा नहीं होता है। और जो आपने सवाल किया ना कि क्या कारण है कि अंग्रेजी इस तरीके से बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं, जबकि हिंदी बोलने में हीनता महसूस होती है, तो उसका कारण भी यही है कि एक निश्चित रूप से आज की तारीख में भी अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो बमुश्किल 5 से 10% लोग केवल अंग्रेजी बोल पा रहे हैं जी। लेकिन उन 5-10% लोगों की जो भाषा बन चुकी है, उस भाषा के प्रति इस देश के 90% लोगों का लगाव बन चुका है जी। अब देखिए कितनी तेजी के साथ हमारे स्थानीय भाषाओं के
या क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यालय समाप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ हिंदी के साथ नहीं बल्कि तमाम स्थानीय भाषाओं के, और उन सब के पूरा स्पेस जो खाली हो रहा है वो सब अंग्रेजी के लिए तैयार हो लेकिन रहा एक है। बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भी है मनोज जी कि अगर हम अपनी भाषा को इस तरीके से हीन मानेंगे तो फिर राष्ट्र गौरव कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से यह मैंने आपसे जो कहा जी। उसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि हमें अपनी भाषा को हीन या अनुपयुक्त मान लेना चाहिए। निश्चित रूप से कभी नहीं यह स्वीकार हो सकता है और कोई भी देशवासी इस चीज को इससे सहमत नहीं होगा। जी। होना ये चाहिए था जैसी अपेक्षा थी और जैसी आज कोशिशें की जा रही हैं कि अपनी भाषा को हम रोजगार के साथ जोड़ें, कामकाज के साथ जोड़ें और जीवन के वे तमाम ज्ञान विज्ञान के जितने भी पहलू, जितने भी आयाम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, संचालित करते हैं, उन सब में अपनी भाषा का, और भाषा जरूरी नहीं कि हिंदी हो, हमारी अपनी भारतीय भाषाएं भी हो सकती हैं, उन भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया जाए, क्योंकि जब भारतीय भाषाएं आगे आएंगी अर्थात हिंदी आगे आएगी तभी हम कोई विकल्प की बात कर सकेंगे, तभी हम ये कह सकेंगे कि नहीं अंग्रेजी हमें नहीं चाहिए, अंग्रेजी की बजाय हमारी ये भाषा अधिक समृद्ध है। क्योंकि हमने ऐसा तैयार कर रखा है, माहौल ही ऐसा बना रखा है कि सब कुछ अंग्रेजी में है। हम आप और हमारा पूरा समाज हम देख रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ पूरी पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है। आप चूंकि एक शिक्षाविद भी हैं तो आपसे ये सवाल बेहद लाजमी है। मनोज जी ये बताइए कि आज का जो पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था है उसे जबरदस्ती इंग्लिश भाषा में बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है, नंबर एक, और नई शिक्षा नीति जो अभी आई है सरकार की, उसमें हिंदी के लिए क्या स्कोप है? थोड़ा सा हम इस बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। हिंदी के लिए उसमें बहुत अच्छा स्कोप है और हिंदी ही नहीं पूरी भारतीय भाषाओं के लिए स्कोप है। यह पहली बार है देश में कि इस प्रकार से बात की गई है, इस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं कि अपनी भाषाओं में, मतलब भारतीय भाषाओं में शिक्षा लाई जाए जी। यह संकल्पना मैंने पहले भी याद किया कि गांधी जी की आजादी के पूर्व से ही थी कि इस देश को एक भी इसी रूप में किया गया था जी। आप सोचिए कि अगर इस देश को संवाद की एक भाषा के माध्यम से नहीं जोड़ा होता तो क्या इतनी भाषाई विविधता, ये भाषाई विविधता आजादी के बाद हमको नहीं मिली है जी। आजादी के पहले से ही हम लोग भाषाई रूप में वैविध्यपूर्ण रहे हैं। तो ये इतनी सारी भाषाई विविधता होने के बावजूद सबको एक करना, एकजुट करके एक राष्ट्र के लिए और एक संघीय शासन बनाने के लिए जो कवायद की गई, अगर वह एक भाषा का सहारा नहीं लिया गया होता, जिस भाषा को आगे करके स्वयं गांधी जी ने बात की थी, तो आज ये संभव नहीं था। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हीं चीजों पर पुनः विचार करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि हम अपनी भाषाओं के माध्यम से, मतलब अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से, स्वयं हिंदी के माध्यम से वह पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं, वह आधार तैयार कर सकते हैं जिस पर इस देश की तरक्की निर्भर करेगी। और यह सच्चाई है कि जब तक आप अपनी भाषा में नहीं आएंगे, दुनिया की कोई भी भाषा, कितनी भी भाषाएं आप सीख लीजिए, लेकिन जो आपकी मातृभाषा होती है, हमारे सोचने समझने और विचार करने की जो शक्ति है, वह अपनी भाषा में ही चलती है। आपने खुद स्वीकारा है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति मातृभाषा में चलती है, तो मुझे ये बताइए कि प्रशासन और संसद में फिर क्यों अंग्रेजी भाषा का इतना बोलबाला है या इतना वर्चस्व उस भाषा का है? हाँ, तो उसके लिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि उसका कारण एक तो ये है कि भौतिक रूप से जो संपन्नता हमें प्राप्त हुई है, वो संपन्नता के तहत ज्ञान विज्ञान की भाषा अंग्रेजी बनती या बनाई जाती चली गई। ठीक है, यह मान करके कि ये सारी भौतिक उन्नति हम अंग्रेजी को बिना आधार बनाए नहीं पा सकते, बिना अंग्रेजी को आधार बनाए ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक तो उसका ये कारण है। राजनेता भी बेचारे इसी समाज से आते हैं, इसी देश से आते हैं, हमारे आपके जैसे परिवारों से ही आते हैं। तो राजनेताओं को भी, चाहे वह संसद की बात हो या कहीं की भी बात हो, राजनेताओं के समक्ष भी वही मॉडल होते हैं कि किस चीज का कैसा प्रभाव पड़ता है। और राजनेता ही क्यों, फिल्मिस्तान के लोगों को आप देखिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि इंग्लिश की फ्लुएंसी ही आज के दौर में प्रतिभावान होने का एकमात्र प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं हिंदी में हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक तरह से ऐसा थोप दिया गया है, एक तरह से ऐसा आवरण बना दिया गया है कि अंग्रेजी में सोचने समझने और वह कार्य करने के लिए लगभग आप अपने आप को विवश पा रहे हैं, तो चाहे ये मानसिक संसद हो चाहे संसद के बाहर हो। ये एक मानसिक गुलामी की स्थिति ये है। एक मानसिक गुलामी है, निश्चित रूप से भाषाई गुलामी सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है। जी, और जो शुरू में आपने प्रश्न किया था कि सांस्कृतिक रूप में, जी, वास्तव में सांस्कृतिक रूप में क्षरण भी भाषा के क्षरण के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे भाषा हमसे कटती जाती है वैसे वैसे हमारी संस्कृति हमसे कटती जाती जी है। सर, जैसे एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि जो प्रांतीय भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या बाकी की भाषाएं, उसको लोग बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को बोलने में एक झिझक महसूस करते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ये है स्थिति। देखिए, प्रांतीय भाषाओं की अपनी एक सीमा है, जी, हिंदी की अपनी कोई सीमा नहीं है। पहले तो हमें ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि हिंदी इस देश के, मतलब भारतवर्ष के भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 50% क्षेत्र की भाषा है। जी, तो हिंदी के क्षेत्र में जिस प्रकार से तमिल के क्षेत्र में या कि बांग्ला के क्षेत्र में या कि उड़िया के क्षेत्र में या कि तेलुगु के क्षेत्र में वो भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे हिंदी के क्षेत्र में हिंदी भी बोली जाती है धड़ल्ले से। ऐसा नहीं है। दरअसल ये फांक इसलिए नजर आता है और यह इसलिए कह दिया जाता है कि वो लोगों को अपनी भाषा के प्रति ज्यादा लगाव है और हिंदी वालों को जैसे अपनी भाषा के प्रति उतना लगाव नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा के प्रति उतना ही लगाव है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता है। किसी भी राष्ट्रवासी, किसी भी देशवासी, किसी भी नागरिक के लिए ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग हिंदी भाषा का विरोध इस राष्ट्र में रहते हुए करते हैं, वो लोग केवल भाषा का विरोध कर रहे हैं या फिर वो राष्ट्रीय एकता का भी विरोध कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय एकता का विरोध इसे मुझे नहीं लगता है कि कहना चाहिए जी। यह केवल भाषाई विरोध है, और भाषाई विरोध भी कुछ निहित स्वार्थों के लिए है जी। और वह स्वार्थ उनके अपने राजनीतिक हैं। जहां भी विरोध होता है या जिस भी रूप में आप विरोध देखती हैं, वह केवल राजनीतिक स्वार्थ बस विरोध किया जाता है। तो जैसे कि हम अब थोड़ा सा लिटरेचर पे बात कर लेते हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद और बड़े बड़े हिंदी के ऑथर हमारे देश में दिग्गज हुए, उन सब लोगों की जो भाषा थी वो हिंदी भाषा थी। तो आप मुझे ये बताइए कि आज हिंदी लेखकों को क्या वो सम्मान, वो पुरस्कार और वो प्रतिष्ठा मिल पाती है जो एक अंग्रेजी लेखक को बहुत जल्दी मिल जाती है? मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है। हिंदी के लेखक के पास भी उतना ही खुला संसार है जितना किसी और भाषा के लेखक के पास है, बल्कि अपने राष्ट्र में तो अंग्रेजी के लेखक को प्रतिष्ठा सबसे बाद मिलती है। उसकी कोई महत्वपूर्ण कृति जब तक हिंदी में नहीं आ पाती है तब तक वो प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। अभी आजकल बड़ी चर्चित लेखिका हैं, विवादित लेखिका भी हैं कुछ अर्थ में। आप अरुंधति राय का नाम सुन रही हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उन्होंने जब लिखा था, या एक और लेखिका हमारी है जो रेत समाधि जो उन्होंने लिखा था, जब ये कृतियां हिंदी में आई उसके बाद उन्हें समाज ने जाना, दुनिया ने जान लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी समाज में या भारतीय समाज में बात करेंगे तो भारतीय समाज में आपको जाना जाएगा तो हिंदी के माध्यम से ही जाना जाएगा। हिंदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी आप पूरे राष्ट्र में पहचान बने आपकी या आप जाने जाएं, यह भी संभव नहीं है। हिंदी के पाठकों की संख्या घट रही है लगातार? पाठकों की संख्या में गिरावट आ रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाठकों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही, पाठकों की अभिरुचि में गिरावट आ रही है। आप देखिए, आज सोशल मीडिया पे कितने हिंदी के पाठक हैं। किताबें जरूर कम पढ़ी जा रही हैं, लेकिन हिंदी का प्रयोग कम हो रहा है या हिंदी में कंटेंट कम आ रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदी का कंटेंट उधर शिफ्ट हुआ है। और आंकड़े तो ये बताते हैं कि जितना हिंदी का प्रयोग सोशल मीडिया में बढ़ा है उतना दुनिया की किसी भाषा का नहीं बढ़ा है। नहीं सर, हिंदी अगर फिल्म जगत की बात करेंगे तो हिंदी, चाहे ओटीटी चैनल भी इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं, तो उसमें हिंदी के खूब सारा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम वहीं साहित्य और ज्ञान की बात करेंगे तो वहां पे रेशियो थोड़ा कम दिखाई देता है। उसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, साहित्य भी कम लिखा जा रहा है ऐसा नहीं है, साहित्य भी बहुत लिखा जा रहा है। मैंने कहा कि समाज की अभिरुचि समय के साथ साथ बदलती रहती है। आज के हमारे समाज की अभिरुचि, खासकर युवा वर्ग की अभिरुचि, शायद उस अनुपात में
छपे हुई पुस्तकों के प्रति उतनी नहीं है जी जितनी मैंने कहा कि सोशल मीडिया के प्रति है। जी तो अपनी पूर्ति वो सोशल मीडिया से कर रहे हैं। जी हमारे छपे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक रूप में आ रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन हिंदी नहीं पढ़ी जा रही है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। जी हिंदी बहुतायत में पढ़ी जा रही है और हमारा आज का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध युवा भी जी हिंदी को ज्यादा प्रश्रय दे रहा है हिंदी अपने की प्रयोग स्थिति में। और अच्छी हम कर पाए, इसकी सिर्फ जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स की ही है, निर्देशकों की है, या फिर बाकी लोगों को भी अपना इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए? नहीं, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है। जी फिल्म मेकर्स या कलाकार जो भी अपने स्तर पर जो काम करते हैं उनकी भी अपनी एक भूमिका है। जी लेकिन यह भूमिका किसी एक की नहीं है, न किसी एक लेखक की है, न राजनेता की है, जी न फिल्मकार की है, न किसी अन्य कलाकार की है। यह सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है और मुझे लगता है कि हर कोई अपने तरीके से अपनी राष्ट्रीय भावना, अपने राष्ट्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा के प्रति जो अनुराग होना चाहिए वह अनुराग हर एक को व्यक्त करना चाहिए, हर एक को उससे अपना जुड़ाव महसूस करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में सरकार के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल हो रही है, वो फलदायी होगी तो हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ सुखद परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सर, जैसे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, चाहे दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, चीन हो, इन सब की अपनी भाषाएं हैं, लेकिन भारतीय भाषा हमेशा ही प्रादेशिक और बाकी भाषाओं की खिचड़ी में क्यों उलझ के रह जाती है? नहीं, देखिए, यह जिन राष्ट्रों की आप बात कर रही हैं वो बहुत छोटे से मुट्ठी भर राष्ट्र हैं, कोई बहुत बड़े राष्ट्र, बड़ी अस्मिताएं नहीं हैं। जी हमारी अपनी भाषाई अस्मिता, मैंने शुरू में ही कहा कि बहुभाषी हम हैं, जी ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ही बहुभाषी हैं। जी चीन की जिस मंदारिन भाषा की बात कही जाती है कि चीन में जिस प्रकार से हमारे यहाँ बहुभाषिकता है वैसे ही चीन में भी बहुभाषिकता है। जी वहाँ की भी एक केंद्रीय भाषा के रूप में मंदारिन को देखा जाता है। तो हमारे यहाँ भी जो है बहुभाषिकता है, उस बहुभाषिकता में जो प्रमुख भाषा है वो प्रमुख भाषा राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, यह सवाल इसलिए आप जैसे लोग बार बार उठाते भी हैं, कारण यह है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय रूप में उस प्रकार से किसी एक भाषा को स्वीकृत नहीं किया गया है। यह मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि एक राजनीतिक कारणों से हुआ है या हो गया है, दुर्भाग्यवश, पर वो सच्चाई है। आप समाधान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि हिंदी भाषा को वापस एक गौरवपूर्ण दर्जा मिले, उसके लिए किसका क्या दायित्व बनेगा? आप सामाजिक स्तर पर भी बताइए, राजनीतिक स्तर पर भी, और बाकी संगठन और संस्थाओं की भी भूमिका इसमें स्पष्ट कीजिए, एंड फिल्म मेकर्स की भी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सभी का एक सामूहिक दायित्व है, यस किसी एक का दायित्व नहीं है। जी राजनेताओं का भी दायित्व है, साहित्यकारों का भी दायित्व है, लेखकों अध्यापकों का भी दायित्व है, कलाकारों का भी दायित्व है। सबकी अपनी सामूहिक भूमिका पे यह निर्भर करता है कि हम अपनी भाषा के प्रति किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार आपको करते क्या हैं। लगता है कि स्ट्रॉन्ग जन आंदोलन की इसके लिए जरूरत पड़ेगी, या फिर जितना साहित्यकार अपने स्तर से कर रहा है, फिल्म मेकर अपने स्तर से कर रहा है, शिक्षाविद अपने स्तर से कर रहे हैं, वो प्रयास पर्याप्त मात्र हैं? नहीं, जन आंदोलन, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी को लेकर किसी जन आंदोलन की आवश्यकता है, और ऐसी स्थिति कभी आएगी भी इसकी मैं कल्पना नहीं करता। हाँ, जिस दिन शासन के स्तर पर जो प्रयास चल रहा है, इसमें मैं ये मानता हूँ एक शिक्षक होने के नाते भी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शासन के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, कि इसे हम अपने अध्ययन अध्यापन का विषय बनाएं। जी समाज में लोक व्यवहार का विषय बनाने के लिए किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्थिति में जब सारे के सारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य भी हैं, वो इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, उनको कैसे प्रभावित किया जाए और कैसे मोटिवेट किया जाए हिंदी भाषा को लेकर? अब देखिए, यह बच्चों की गलती नहीं है ना जी यह तो हमारी आपकी गलती है, माँ बाप की गलती है। माँ बाप प्रभावित हैं अंग्रेजी से, बच्चे नहीं प्रभावित हैं। जी बच्चों को उस प्रभाव के तहत लाने के लिए हम विवश करते हैं, जी इसलिए बच्चे प्रभावित होते हैं। जी गलती तो माँ बाप की है, जी क्योंकि माँ बाप जिस परिवेश, अच्छा, माँ बाप की भी गलती क्यों है? आज ऑटो वाला भी चाहता है कि उसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। जी क्यों चाहता है? क्योंकि वो भी सोचता है कि वह भी हमारे आपकी तरह
एलिट, जिसको हम आप एलिट कह रहे हैं, उस एलिट वर्ग का नागरिक क्यों नहीं बने? उसका बच्चा ऑटो ही क्यों चलाए या मजदूरी ही क्यों करेगा? तो भाई समाज ही हमने इस प्रकार का गढ़ दिया है, जिसको हमने कहा कि शिक्षा का माध्यम इस तरीके से बना दिया गया है। जब तक मैंने कहा कि सब कुछ पूरा दारोमदार शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा है, व्यवस्था। जब तक शिक्षा के माध्यम से इस चीज को बनाया नहीं जाएगा, सुधारा नहीं जाएगा, तब तक कितना भी हम हिंदी का प्रयोग बढ़ा लें, कितना भी साहित्य रच लें, कितना भी समाज में अलग अलग प्रकार से प्रचार कर लें, तमाम समितियां और ये सब बना लें राष्ट्र भाषा के प्रचार इत्यादि के लिए, उस कार्य को हम, उस लक्ष्य को हम नहीं पा सकते जिस लक्ष्य की अपेक्षा किसी भी संप्रभु राष्ट्र की होती है। तो मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि जब तक हम इसे अपनी शिक्षा प्रशिक्षा का विषय नहीं बनाए, शिक्षण प्रशिक्षण का विषय नहीं बनाते हैं, तब तक यह भाषा हमारे आप के लिए, मैंने कहा कि अन्य भाषा के मुकाबले वह लक्ष्य पाने से दूर ही रहेगी जिस लक्ष्य की अपेक्षा हम आप करते हैं, हिंदी के व्यक्ति होने के नाते, हिंदी के अध्यापक या हिंदी बोलने वाले होने के नाते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के भी माध्यम से हिंदी भाषा को वो गौरव का दर्जा एक बार दोबारा मिलेगा। हिंदी दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आप हमारे कार्यक्रम में आए और बड़े बेबाक तरीके से आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।